हमारे भीतर कितने जीवन छिपे हैं। क्या आपको अपने बचपन की कोई ऐसी घटना याद है जिसे बाकी दुनिया शायद मामूली कहे, लेकिन आपके लिए वह आज भी रहस्य बनी हुई है? कोई सपना, कोई डर, कोई ऐसी जगह जिसे देखकर बचपन में आपको लगा हो कि यह मैं पहले भी कहीं देख चुका हूं, या कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि जिस व्यक्ति को दुनिया आपके नाम से जानती है, आप केवल वही व्यक्ति नहीं है। आपके भीतर कोई और भी है, कोई ज्यादा पुराना, ज्यादा शांत, शायद ज्यादा बुद्धिमान। कार्ल गुस्ताव यंग की मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस ऐसी ही एक यात्रा है, लेकिन इसे केवल बायोग्राफी समझना शायद इसकी सबसे बड़ी गलत रीडिंग होगी, क्योंकि यंग यहाँ केवल यह नहीं बताते मेरे जीवन में क्या हुआ। वे पूछते हैं, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ उसने मेरे भीतर किसे जन्म दिया। यह कहानी एक साइकियाट्रिस्ट की है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा यह कहानी उस मनुष्य की है जो पूरी जिंदगी अपने ही अनकॉन्शियस के दरवाजे पर खड़ा रहा और बार बार भीतर उतरता रहा। जब यंग ने अपने भीतर दूसरे व्यक्ति को महसूस किया। यंग का जन्म 1875 में स्विट्जरलैंड में हुआ। उनके पिता एक प्रोटेस्टेंट पास्टर थे, इसलिए धर्म उनके घर में कोई दूर की फिलोसफिकल चीज नहीं थी। वह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। बाइबल, ईश्वर, प्रार्थना, चर्च, विश्वास। लेकिन उस बहुत छोटी उम्र में यंग के भीतर एक समस्या पैदा होने लगी। उन्हें जो बताया जा रहा था और जो वे भीतर महसूस कर रहे थे, दोनों हमेशा एक जैसे नहीं थे। उनके पिता धर्म की बातें करते थे, लेकिन यंग को महसूस होता था कि उनके पिता स्वयं कई धार्मिक प्रश्नों को लेकर भीतर से संघर्ष कर रहे हैं। बच्चा यंग यह सब ऑब्जर्व करता था और धीरे धीरे उसके भीतर प्रश्न पैदा होने लगे। क्या ईश्वर केवल वही है जो हमें बताया गया है, या उसका अनुभव कहीं अधिक विशाल और भयावह भी हो सकता है? यंग बचपन में काफी अकेले रहते थे और शायद यही सॉलिट्यूड बाद में उनकी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी लेबोरेटरीज में से एक बनी। वे प्रकृति देखते, पत्थरों को देखते, पेड़ों को देखते, अपने सपनों को याद रखते और अपने भीतर होने वाली छोटी छोटी साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को नोटिस करते। धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके भीतर मानो दो पर्सनालिटीज हैं। एक स्कूल जाने वाला बच्चा, डरने वाला, गलतियां करने वाला, दूसरों की राय से प्रभावित होने वाला। यंग ने बाद में इसे अपने अनुभव में पर्सनालिटी नंबर 1 जैसा समझा, लेकिन दूसरी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। मानो उनके भीतर कोई बहुत पुराना व्यक्ति बैठा हो, शांत, गंभीर, जिसे ऑर्डिनरी लाइफ में छोटी परेशानियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। यंग के अनुभव में यह पर्सनालिटी नंबर 2 थी। सोचिए, एक छोटा बच्चा और उसके भीतर यह सेंसेशन कि मैं केवल अपनी उम्र जितना पुराना नहीं हूं। यहीं से यंग की पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी का एक बीज दिखाई देता है। मनुष्य वह नहीं है जो केवल उसकी कॉन्शियस आइडेंटिटी उसे बताती है। उसके भीतर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो उसकी रोजमर्रा की पर्सनालिटी से बहुत बड़ा है। यंग के बचपन की एक बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी आती है। वे एक पत्थर पर बैठते थे और कभी कभी उनके भीतर एक विचित्र प्रश्न उठता था, क्या मैं इस पत्थर पर बैठा हूं, या मैं वह पत्थर हूं जिस पर कोई बैठा है? सुनने में यह बच्चे की कल्पना लग सकती है, लेकिन यंग के लिए ऐसे अनुभव इनसिग्निफिकेंट नहीं थे। उनकी पूरी साइकोलॉजी बाद में इसी एटीट्यूड से विकसित हुई। अपने भीतर उठने वाली विचित्र चीजों को तुरंत मीनिंगलेस मत घोषित कर दो। उन्हें देखो, उनसे पूछो, तुम मेरे भीतर क्यों आई हो? यही एटीट्यूड बाद में ड्रीम्स के प्रति भी दिखाई देता है। एक सपना एब्सर्ड लग सकता है,
लेकिन अनकॉन्शियस के लिए शायद वह एब्सर्ड नहीं है। जैसे जैसे यंग बड़े हुए, उनके सामने करियर का सवाल आया। उनकी रुचि साइंस में थी, लेकिन केवल फिजिकल वर्ड उन्हें पर्याप्त नहीं लगता था। दूसरी तरफ फिलॉसफी और रिलीजन उनके भीतर के प्रश्न को छूते थे, लेकिन उनमें भी उन्हें पूर्ण उत्तर नहीं मिल रहे थे। और फिर साइकियाट्री उनके सामने आई। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां बायोलॉजी भी थी, माइंड भी था, साइंस भी था और मिस्ट्री भी। यंग ने मेडिसिन पढ़ी और साइकियाट्री की ओर गए। बरगोजली साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में काम करते हुए उन्हें एक ऐसे पेशेंट्स को देखा जिनकी बातें बाहर से इरेशनल लगती थी। उस समय गंभीर मानसिक रोगों को समझने के साधन सीमित थे, लेकिन यंग ने केवल सिम्टम्स नहीं देखे, उन्होंने पेशेंट की लैंग्वेज सुनने की कोशिश की। उसके फैंटेसीज, उसके इमेजेस, उसके रिपीटेड सिंबल्स, उसकी पर्सनल हिस्ट्री। और यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण यंगियन एटीट्यूड दिखाई देता है। किसी इंसान की समस्या को केवल उसका डायग्नोसिस मत समझो, उसकी कहानी भी समझो, क्योंकि कभी कभी सिम्टम भी किसी कहानी का हिस्सा होता है। और फिर यंग के जीवन में आते हैं सिगमंड फ्रॉइड। आज साइकोलॉजी में फ्रॉइड और यंग दोनों बड़े नाम हैं, लेकिन एक समय यंग फ्रॉइड से बहुत प्रभावित थे। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस को साइकोलॉजिकल डिस्कशन के सेंटर में लाने का साहस किया था। यह यंग को आकर्षित करता था। दोनों पहली बार मिले और उनके बीच घंटों बातचीत चली। कहा जाता है कि पहली लंबी मुलाकात लगभग 13 घंटे तक चली, मानो दो माइंड्स को अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया हो जो उनकी लैंग्वेज समझता हो। फ्रॉइड को यंग में अपना इंटेलेक्चुअल सक्सेसर दिखाई देने लगा। यंग भी फ्रॉइड की ब्रिलियंस से प्रभावित थे, लेकिन यहीं से एक ऐसी इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप शुरू हुई जिसमें भविष्य का कॉन्फ्लिक्ट पहले से छिपा हुआ था। फ्रॉइड के लिए लिबिडो और सेक्सुअलिटी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में अत्यंत केंद्रीय थे। यंग को लगा कि ह्यूमन साइके इससे बड़ी है, बहुत बड़ी। मनुष्य के ड्रीम्स, रिलीजन, माइथोलॉजी, सिंबल्स, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आर्ट, यह सब केवल सप्रेस सेक्सुअलिटी की अलग अलग डिस्गाइसेस नहीं हो सकते। यंग के लिए साइकिक एनर्जी के अर्थ ज़्यादा व्यापक थे और धीरे धीरे दोनों की राहें अलग होने लगी। यह केवल थ्योरी का डिसएग्रीमेंट नहीं था। यंग के लिए फ्रॉइड एक मेंटर भी थे, इसलिए सेपरेशन इंटेलेक्चुअल होने के साथ इमोशनल भी था। कभी कभी हमारे जीवन में ग्रोथ का सबसे पेनफुल मोमेंट वह होता है जब हमें उसी व्यक्ति से अलग होना पड़ता है जिसने हमें आगे बढ़ना सिखाया था। लेकिन यदि यंग फ्रॉइड की शैडो में ही रह जाते तो शायद वह साइकोलॉजी विकसित नहीं होती जिसे आज हम एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फ्रॉइड से सेपरेशन के बाद यंग के जीवन में एक कठिन फेज आया। बाहर से वे साइकियाट्रिस्ट थे, प्रोफेशनल लाइफ थी, फैमिली थी, लेकिन भीतर कुछ खुल चुका था। उनके ड्रीम्स और फैंटेसीज बहुत इंटेंस होने लगे, इमेजेस आने लगी, विजन्स, अजीब साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। और यंग ने एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने उनसे भागने के बजाय उनकी तरफ जाने का निर्णय किया। उन्होंने अपने अनकॉन्शियस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उन इमेजेस के साथ इंगेज किया, उनसे संवाद किया। बाद में इसी तरह की प्रक्रिया को उनके काम में एक्टिव इमेजिनेशन के रूप में समझा गया। यह ऑर्डिनरी डे ड्रीमिंग नहीं थी। विचार यह था कि अनकॉन्शियस से उठती इमेज को आने दिया जाए, फिर कॉन्शियस माइंड उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और आपको महसूस होता है कि आप अपने ही मन के भीतर नीचे उतर रहे हैं और नीचे। अजीब लैंडस्केप्स है, कैरेक्टर्स हैं, वॉइसेस हैं, ऐसे फिगर्स हैं जिन्हें आपने कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया। यंग के लिए
साइके केवल थॉट्स का कलेक्शन नहीं रही, वह एक इनर वर्ल्ड बन गई। और इस इनर वर्ल्ड में कुछ फिगर्स बार बार दिखाई देने लगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण फिगर थी फिलेमॉन। यंग ने फिलेमॉन को केवल एक इन्वेंटेड कैरेक्टर की तरह नहीं देखा। उनके अनुभव में वो ऐसी इनर फिगर थी जो उनसे अलग पर्सपेक्टिव रखती थी। उस एक्सपीरियंस ने यंग को एक पावरफुल रियलाइजेशन की ओर धकेला। हमारे साइके में ऐसे कंटेंट्स हो सकती हैं जो ईगो द्वारा कॉन्शियसली बनाई हुई नहीं लगती। यानी हर विचार पर हमारा ओनरशिप उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। यही यंग की साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं मैं जो कॉन्शियसली सोचता हूं वही मैं हूं, लेकिन यंग के मॉडल में कॉन्शियस ईगो पूरी साइके नहीं थी, वह उसका एक हिस्सा है। आपका नाम, आपकी नौकरी, आपकी सोशल आइडेंटिटी, आप अपने बारे में जो कहानी बताते हैं, यह सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके नीचे अनकॉन्शियस है। और यंग के लिए अनकॉन्शियस केवल वह डस्टबिन नहीं है जिसमें सप्रेस्ड मेमोरीज पड़ी हो। उसके भीतर क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज भी हैं, पैटर्न भी है, इमेजेस भी हैं और साइके के ऐसे एस्पेक्ट्स भी जिन्हें कॉन्शियस पर्सनालिटी अभी स्वीकार नहीं कर पाई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत काइंड समझता है, बहुत सिविलाइज्ड, बहुत पेशेंट, लेकिन उसे किसी दूसरे व्यक्ति की एग्रेशन से असामान्य इरिटेशन होता है। क्यों? संभव है कि एग्रेशन का कुछ हिस्सा उसके भीतर भी मौजूद हो, जिसे उसने अपनी कॉन्शियस आइडेंटिटी से बाहर कर दिया है। यही यंगियन साइकोलॉजी में शैडो का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। शैडो केवल एविल नहीं है, वह हमारे वे हिस्से भी हो सकते हैं जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया। एंगर, जेलसी, फियर, डिजायर, लेकिन कभी कभी करेज, क्रिएटिविटी, असर्टिवनेस भी शैडो में चले जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें सिखाया ऐसा मत बनो, और हमने अपने उस हिस्से को अंधेरे में डाल दिया। लेकिन जो चीजें अंधेरे में चली गई वह समाप्त नहीं हुई। और यही एक डेंजरस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म शुरू होता है, प्रोजेक्शन। जो चीज हम अपने भीतर स्वीकार नहीं कर पाते उसे हम बाहर किसी दूसरे व्यक्ति पर देखने लगते हैं। कभी कभी जिस व्यक्ति से हमें डिस्प्रोपोर्शनेट हेट्रेड होती है वह हमारे बारे में कुछ रिवील कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला हमेशा इनोसेंट है, बल्कि यह कि हमारी इमोशनल रिएक्शन में कभी कभी हमारी अपनी अनकॉन्शियस मटेरियल भी शामिल होती है। यंग की यात्रा हमें अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। जिस अंधेरे से मैं दुनिया से लड़ रहा हूं उसका कितना हिस्सा मेरे भीतर है। अब वापस आते हैं उस चीज पर जिसे यंग को पूरी जिंदगी फैसिनेट किया, ड्रीम्स। यंग ड्रीम्स को मीनिंगलेस न्यूरोलॉजिकल नॉइज मानकर डिसमिस नहीं करते। उनके लिए ड्रीम साइके की स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, लेकिन ड्रीम न्यूज़पेपर की तरह सीधे सेंटेंस में बात नहीं करता, वह इमेजेस में बात करता है, सिंबल्स में, स्टोरीज में। आप सपना देखते हैं, एक घर, उसमें कई फ्लोर्स, ऊपर मॉडर्न रूम्स, नीचे पुरानी जगह है और सबसे नीचे कोई एंशिएंट चैम्बर। यंग के लिए ऐसे ड्रीम्स को केवल लिटरल हाउस समझना पर्याप्त नहीं होगा। हाउस स्वयं साइके का सिंबल हो सकता है, ऊपर कॉन्शियस लाइफ और नीचे जाते हुए साइके की गहरी लेयर्स। ड्रीम्स आपको भीतर की लॉटरी नंबर बताने के लिए जरूरी नहीं आया। कभी कभी ड्रीम आपके कॉन्शियस एटीट्यूड को बैलेंस करने आता है। आप स्वयं को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं। ड्रीम आपकी वल्नरेबिलिटी दिखा सकता है। आप स्वयं को हेल्पलेस समझते हैं। ड्रीम्स में कोई पावरफुल फिगर सामने आ सकती है, मानो साइके कह रही हो तुमने अपने बारे में पूरी कहानी नहीं जानते। पर्सनल अनकॉन्शियस से आगे, लेकिन यंग यहाँ और आगे जाते हैं। उन्होंने नोटिस किया
कि अलग अलग कल्चर्स के मिथ्स और ड्रीम्स में कुछ पैटर्न्स बार बार दिखाई देते हैं। हीरो, मदर, वाइज ओल्ड मैन, ट्रिकस्टर, डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस एंड लाइट, जर्नी इनटू द अंडरवर्ल्ड। इतने अलग अलग सोसाइटीज में सिमिलर सिंबॉलिक पैटर्न्स क्यों? इतनी ऑब्जर्वेशन से यंग का फेमस आइडिया आता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उनके अनुसार साइके की कुछ स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज केवल हमारी पर्सनल बायोग्राफी से नहीं आती। मानवता की साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस में भी कुछ यूनिवर्सल पैटर्न होते हैं। इन्हीं रेकरिंग पैटर्न्स को यंग ने आर्केटाइप्स से समझाने की कोशिश की। आर्केटाइप्स कोई फिक्स पिक्चर नहीं, यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी जरूरी है। आर्केटाइप का मतलब यह नहीं कि हर इंसान के दिमाग में एक ही एग्जैक्ट इमेज स्टोर्ड है। इसे एक अंडरलाइंग पैटर्न की तरह समझना ज़्यादा उपयोगी है। उदाहरण के लिए मदर आर्केटाइप, उसकी एक्सप्रेशन अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग हो सकती है। कहीं देवी, कहीं धरती, कहीं समुद्र, कहीं वास्तविक माँ, लेकिन नर्चरिंग, ओरिजिन, प्रोटेक्शन और कभी कभी इनगल्फिंग पावर जैसे पैटर्न्स बार बार दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह हीरो, वाइज ओल्ड मैन, शैडो, ऐसे पैटर्न्स मिथ्स और पर्सनल ड्रीम्स दोनों में उभर सकते हैं। यहाँ यंग बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टेरिटरी में प्रवेश करते हैं। उनकी रुचि रिलीजन को केवल यह साबित करने में नहीं थी कि कोई डॉक्ट्रिन ऑब्जेक्टिवली सही है या गलत। साइकोलॉजिस्ट के रूप में उनका प्रश्न अलग था। धार्मिक इमेजेस मनुष्य की साइके में क्या करती हैं? अगर हजारों वर्षों से मनुष्य देवताओं, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, मंडल, प्रकाश, अंधकार जैसी इमेजेस बनाता रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए यह फिनोमिना स्वयं महत्वपूर्ण है। यंग ईस्टर्न ट्रेडिशंस में भी इंटरेस्टेड हुए, अल्केमी में, क्रिश्चियन सिंबलिज्म में, मंडाला में। उनका प्रयास था मानव साइके अपने डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस को सिंबल में कैसे एक्सप्रेस करती है। मंडाला केओस के बीच सेंटर। जंग ने अपने इनर एक्सप्लोरेशन के दौरान मंडाला जैसी सर्कुलर इमेजेस बनानी शुरू की। शुरुआत में शायद उनका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनमें एक पैटर्न देखा, सेंटर की खोज। जब साइके फ्रैगमेंटेड महसूस करती है तो सर्कुलर सेंटर्ड इमेजेस होलनेस का सिंबल बन सकती है। और यहाँ हम यंग को शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में से एक तक पहुंचते हैं, द सेल्फ। सेल्फ को ईगो समझने की गलती मत कीजिए। ईगो कहता है मैं। सेल्फ यंगियन सेंस में साइके की ग्रेटर टोटलिटी की ओर संकेत करता है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को समेटती हुई पूर्णता, इंडिविजुएशन, स्वयं बनने की यात्रा। अब यंग एक पूरी लाइफ स्टोरी का साइकोलॉजिकल सेंटर समझने में आने लगता है। इंडिविजुएशन, इसका अर्थ सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म नहीं है। यह दुनिया से अलग होकर केवल मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा कहना भी नहीं है। इंडिविजुएशन का अर्थ है धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ना जो आप साइकोलॉजिकली वास्तव में हैं। पर्सोना को पहचानना, शैडो का सामना करना, अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट्स को समझना, अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को टॉलरेट करना और ईगो को यह स्वीकार करना कि वह साइके का राजा नहीं है। यह यात्रा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अपने बारे में बनाई गई अच्छी कहानी टूटते हुए देखनी पड़ सकती है। पर्सोना, दुनिया के सामने पहना हुआ चेहरा। हम सभी सोसाइटी में रोल्स निभाते हैं, एम्प्लॉई, बॉस, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, टीचर, सक्सेसफुल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन। इन रोल्स की ज़रूरत है। यंग इन्हें सिंपली फेक नहीं कहते, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम रोल को ही पूरा सेल्फ समझ लेते हैं। यही पर्सोना का ट्रैप है। एक आदमी पूरी जिंदगी सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव बनकर जीता है, फिर रिटायरमेंट आती है, डेजिग्नेशन चला जाता है, ऑफिस नहीं,
लोगों के फ़ोन कम हो जाते हैं और अचानक सवाल, अब मैं कौन हूँ? क्योंकि व्यक्ति ने रोल बनाया था लेकिन रोल के पीछे के मनुष्य से मुलाकात नहीं की। मिड लाइफ, जब बाहर की जीत पर्याप्त नहीं रहती, यंग की साइकोलॉजी का यह हिस्सा आज शायद और रिलेवेंट लगता है। जीवन के पहले हिस्से में हमारा फोकस नेचुरली बाहर की तरफ होता है। एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप, मनी, फैमिली, स्टेटस, आइडेंटिटी, ये सब जरूरी है। लेकिन एक स्टेज के बाद वही अचीवमेंट्स जो कभी एक्साइटिंग थी अचानक पर्याप्त नहीं लगती। सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर भी भीतर से आवाज आती है, बस इतना ही। यह हमेशा बीमारी नहीं, कभी कभी यह साइके का इनविटेशन भी हो सकता है। अब बाहर बहुत देख लिया, थोड़ा भीतर भी देखो। मेमोरीज का अर्थ, और अब पुस्तक के टाइटल का पहला शब्द फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है, मेमोरीज। यंग के लिए ऑटोबायोग्राफी केवल क्रोनोलॉजी नहीं है, किस साल क्या हुआ, कहाँ नौकरी की, किससे मिले, इतना ही नहीं, कौन सी घटना साइके पर निशान छोड़ गई, कौन सा सपना डिकेड्स बाद भी याद रहा, किस एक्सपीरियंस ने इनर लाइफ बदल दी। हमारी जिंदगी की साइकोलॉजिकली महत्वपूर्ण घटनाएं हमेशा वही नहीं होती जिन्हें दुनिया इंपॉर्टेंट कहती है। हो सकता है आपके करियर की बड़ी प्रमोशन आपको धुंधली याद हो, लेकिन 7 साल की उम्र में बारिश के बाद मिट्टी की स्मेल से जुड़ी कोई मेमोरी आज भी क्रिस्टल क्लियर हो। क्यों? शायद साइके इंपॉर्टेंस को अलग स्केल से मेजर करती है। टाइटल का दूसरा शब्द ड्रीम्स। यंग के जीवन में ड्रीम्स डेकोरेशन नहीं है, वह बायोग्राफी का हिस्सा है, क्योंकि उनके लिए इनर इवेंट्स भी इवेंट्स हैं। हम सामान्यतः कहते हैं वह तो सिर्फ सपना था, लेकिन यंग शायद पूछते, सिर्फ क्यों? यदि एक सपना आपकी पूरी सुबह बदल देता है, यदि कोई इमेज 30 साल बाद भी याद रहती है, यदि कोई ड्रीम आपको ऐसी इमोशन महसूस कराता है जिसे वेकिंग लाइफ में आपने कभी नहीं समझा, तो साइकोलॉजिकली वह इनसिग्निफिकेंट कैसे हुआ? और तीसरा शब्द रिफ्लेक्शंस। यह शायद इस पुस्तक को ऑर्डिनरी ऑटोबायोग्राफी से अलग करता है। बुढ़ापे में यंग केवल इवेंट्स रिकाउंट नहीं कर रहे, वे पीछे देखकर पूछ रहे हैं, इन सब का मीनिंग क्या था? हम अक्सर लाइफ को आगे की तरफ जीते हैं, अगली नौकरी, अगली सैलरी, अगला घर, अगला लक्ष्य, लेकिन रिफ्लेक्शन उल्टी दिशा में देखती है। वह पूछती है, अब तक जो हुआ उसने मुझे क्या बनाया, और शायद मेरी जिंदगी किस पैटर्न की ओर जा रही थी जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाया। जैसे जैसे यंग वृद्ध होते गए, डेथ उनके रिफ्लेक्शंस का नेचुरल हिस्सा बनी। उनका अप्रोच सिंपल सर्टेनिटी वाला नहीं था। साइकोलॉजिस्ट के रूप में वे उन इमेजेस और एक्सपीरियंसेस में इंटरेस्टेड थे जो साइके मृत्यु के आसपास बनती है, और यहाँ उनका एक बड़ा फिलोसफिकल एटीट्यूड दिखाई देता है। जिस प्रश्न का फाइनल आंसर हमारे पास नहीं है, उसे केवल इसलिए मीनिंगलेस मत कहो। डेथ मनुष्य की सबसे पुरानी मिस्ट्रीज में से एक है, और शायद मृत्यु की अवेयरनेस ही लाइफ को सीरियसनेस भी देती है। अगर समय इनफाइनाइट होता तो आज का निर्णय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता? यंग की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? अगर इस पूरी पुस्तक को केवल एक प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट की बायोग्राफी की तरह पढ़े तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसमें एक डीपर इन्विटेशन है। अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो, अपने इरेशनल रिएक्शंस को नोटिस करो, जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करते हो उस रिएक्शन को भी एग्जामिन करो। अपनी सोशल आइडेंटिटी के पीछे देखो, अपने चाइल्डहुड की उन मेमोरीज को देखो जो जाने क्यों अभी भी जीवित है। अपने भीतर के कॉन्ट्राडिक्शंस से भागो मत, क्योंकि शायद आपकी साइके आपसे लगातार बात कर रही है। और समस्या यह नहीं है कि वह साइलेंट है, समस्या यह भी हो सकती है कि हम उसकी लैंग्वेज भूल चुके हैं। हम पूरी जिंदगी लोगों से मिलते हैं, माता पिता, दोस्त,
टीचर्स, पार्टनर्स, कलीग्स, बच्चे, लेकिन एक व्यक्ति है जिससे हमारी पूरी मुलाकात शायद कभी नहीं होती, हम स्वयं। क्योंकि स्वयं से मिलने के लिए मिरर पर्याप्त नहीं, नाम पर्याप्त नहीं, रिज्यूम पर्याप्त नहीं, दूसरों की राय पर्याप्त नहीं, यहाँ तक कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वह भी पर्याप्त नहीं। हमें उस हिस्से की तरफ भी जाना पड़ता है जिसे हमने वर्षों से अंधेरे में रखा हुआ है। आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक अपने पास रखिए। सुबह उठते ही फोन मत उठाइए, बस 1 मिनट आंखें बंद रखिए और पूछिए, मैंने क्या सपना देखा? जो याद आए लिख दीजिए। उसका तुरंत इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। गूगल मत कीजिए कि स्नेक का क्या मतलब है, वाटर का क्या मतलब है, डेथ का क्या मतलब है। पहले पूछिए, यह इमेज मेरे लिए क्या है? इसमें मेरी कौन सी मेमोरी जुड़ी है? इसमें मुझे कैसी फीलिंग हुई? क्योंकि यंगियन अप्रोच में सिंबल का अर्थ केवल डिक्शनरी से नहीं आता, आपका पर्सनल कंटेक्स्ट भी महत्वपूर्ण है। कुछ सप्ताह ऐसा कीजिए, हो सकता है कोई पैटर्न दिखाई देने लगे। लेकिन एक सावधानी, यंग की दुनिया फैसिनेटिंग है, इसलिए एक सावधानी भी जरूरी है। हर कोइंसिडेंस को कॉस्मिक मैसेज मत बना लीजिए, हर ड्रीम को प्रोफेसी मत समझिए, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को केवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहकर प्रोफेशनल हेल्प से दूर मत भागिए। यंग का काम हमें इनर वर्ल्ड को सीरियसली लेने की प्रेरणा देता है, लेकिन सीरियसनेस और सुपरस्टिशन एक चीज नहीं है। इनर एक्सप्लोरेशन का अर्थ रियलिटी से भागना नहीं, बल्कि रियलिटी के एक और डायमेंशन को समझना है। यंग कौन थे? तो आखिर कार्ल यंग कौन थे? साइकियाट्रिस्ट, थिंकर, ड्रीम रिसर्चर, मिस्टिक, साइंटिस्ट? शायद इनमें से किसी एक शब्द में उन्हें बंद करना मुश्किल है, लेकिन मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस पढ़ते हुए एक इमेज बार बार सामने आती है। एक ऐसा मनुष्य जिसने अपने भीतर दिखाई देने वाली स्ट्रेंज चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने उनसे प्रश्न किए, कभी डरते हुए, कभी कंफ्यूज्ड होकर, कभी फैसिनेटेड होकर, और पूरी जिंदगी यह समझने की कोशिश की मनुष्य वास्तव में कितना बड़ा है। शायद हमारी कॉन्शियस पर्सनालिटी समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाली छोटी सी नाव है, और उसके नीचे एक ऐसी गहराई है जिसका अधिकांश हिस्सा हमने कभी देखा ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब मुझे नहीं, अपने आप को दीजिए। अगर आपकी नौकरी, आपका नाम, आपकी सोशल आइडेंटिटी, आपकी उपलब्धियां और दूसरे लोगों की आपके बारे में राय एक एक करके हटा दी जाए, तो आखिर में कौन बचेगा? आप कौन हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता? शायद यही वह प्रश्न है जिसने यंग की असली यात्रा शुरू होती है, और शायद हमारी भी। अगर इस पूरी यात्रा में कोई एक यंगियन आइडिया आपको अपने जीवन के सबसे करीब लगा, ड्रीम, शैडो, परसोना या सेल्फ, तो कमेंट में केवल वही एक शब्द लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बीच सबसे ज़्यादा लोग किस दरवाजे के सामने खड़े हैं। और अगली यात्रा में हम यंग की एक और गहरे प्रश्न के भीतर उतरेंगे। आधुनिक मनुष्य के पास इतना कुछ होने के बावजूद उसके भीतर इतना खालीपन क्यों बढ़ता जा रहा है? वहीं से शुरू होगी हमारी अगली पुस्तक, कार्ल यंग, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल। तब तक अपने सपनों को सिर्फ सपने समझकर भूल मत जाइए। कभी कभी हमारे भीतर का अनजान हिस्सा हमसे पहले जानता है कि हमें कहाँ जाना है। नमस्कार।